हेलो एवरीवन। कैरोलिन जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और बड़े होने के बाद जब कैरोलिन अपनी कॉलेज ट्रिप पर गई थी तब उसने अपने पापा को भी खो दिया। और क्योंकि कैरोलिन अपने पापा से बहुत क्लोज थी इसलिए उसे ये अफसोस है कि जब उसके पापा को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उनके पास नहीं थी और उनके आखिरी दिनों में वो उनकी देखभाल नहीं कर पाई। कैरोलिन अपनी पापा की याद में अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देने के लिए एक केयर टेकर बन जाती है और पूरे दिल से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की देखभाल करती है। पर फिर भी इस हॉस्पिटल की जॉब में कैरोलिन का मन नहीं लगता क्योंकि कैरोलिन को पता है कि हॉस्पिटल्स के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है और उन्हें उनके पेशेंट्स से कोई हमदर्दी नहीं है। इसीलिए एक दिन जब कैरोलिन के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वो अपनी इस हॉस्पिटल की जॉब को छोड़ देती है और पर्सनल केयर टेकर बनने की सोच लेती है। थोड़े दिन बाद कैरोलिन को न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखती है जहाँ पर एक फुल टाइम केयर टेकर की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि इसके लिए कैरोलिन को दूर एक अलग शहर में जाना होगा पर वो इसके लिए तैयार है क्योंकि वो फुल टाइम पेशेंट की देखभाल कर सकेगी, उसे इसके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और लिव इन जॉब होने की वजह से उसकी सेविंग्स भी होगी। पर कुछ भी तय करने से पहले वो एक बार उस जगह और पेशेंट को देखना चाहती है। इसीलिए कैरोलिन उस एड में दिए फ़ोन नंबर पर कॉल करती है तो उसकी बात ल्यूक नाम के एक इंसान से होती है जो बताता है कि कैरोलिन अगले हफ्ते कभी भी उनसे मिलने आ सकती है। कुछ दिन जाने के बाद 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद जब कैरोलिन आखिरकार उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उसे एक बोर्ड लगा दिखता है जिस पे लिखा होता है कि अनजान लोगों का यहाँ पर आना सख्त मना है। थोड़ा आगे ड्राइव करने पर कैरोलिन उस पते पर पहुंच जाती है और उस बड़े से घर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि घर इतना बड़ा होगा। कैरोलिन नोटिस करती है कि उस घर का दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन है और जब काफ़ी बार दस्तक देने पर भी कोई नहीं आता तब कैरोलिन घर के अंदर चली जाती है। घर के बैकयार्ड में जाकर कैरोलिन देखती है कि एक बूढ़ी औरत एक व्हीलचेयर पर बैठे एक इंसान के बाल काट रही है। तभी ल्यूक आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो इन बूढ़े कपल का लॉयर है। ल्यूक बताता है कि 1 महीने पहले बेन को हार्ट अटैक आया था, तब किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया पर उस हार्ट अटैक की वजह से बेन की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। अब बेचारा बेन ना ही चल पाता है और ना ही बोल पाता है। ल्यूक कैरोलिन को घर की मालकिन वायलेट से मिलाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद कैरोलिन को पता चल जाता है कि वायलेट बिल्कुल खड़ूस औरत है। पर ल्यूक कैरोलिन से कहता है कि बेन कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं गुजार पाएगा, तो अगर वो बेन की केयरटेकर की जॉब ले ले तो बेन अपना आखिरी टाइम सुकून से बिता पाएगा। तब बेचारे बेन के बारे में सोचकर कैरोलिन बेन की केयरटेकर की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। कैरोलिन जब घर में मूव हो जाती है तब वायलेट उसे बेन का दिन भर का पूरा टाइम टेबल समझा देती है और बताती है कि बेन को घबराहट ना हो और उसका दिमाग शांत रहे, इसके लिए वो बेन को दिन में 2 बार एक जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाती है जिसका ख्याल कैरोलिन को भी रखना होगा। और वायलेट कैरोलिन को एक अजीब सी चाबी देते हुए कहती है कि इस घर में 30 से भी ज़्यादा रूम है और इस चाबी से वो घर के सारे दरवाजे खोल सकेगी। वायलेट कैरोलिन से पूछती है कि क्या वो सिगरेट पीती है। कैरोलिन जवाब देती है कि उसने सिगरेट कभी नहीं पी और वो पीना भी नहीं चाहती। वायलेट कहती है कि वो चेन स्मोकर है और सिगरेट के बिना नहीं जी सकती। कैरोलिन वायलेट से पूछती है कि वो और बेन इस घर में कब से रह रहे हैं। वायलेट बताती है कि उन्होंने ये घर 1962 में मार्टिन और ग्रेस नाम के भाई बहन से खरीदा था जिन्हें ये घर अपने माँ बाप से विरासत में मिला था। वो दोनों बड़े ही प्यारे लोग थे और अपना सारा कीमती सामान यहीं छोड़कर चले गए और उनकी याद में रखी उनकी तस्वीर वायलेट कैरोलिन को दिखाती है। उसी तस्वीर के पीछे कैरोलिन को एक दूसरी तस्वीर मिलती है जिसमें भाई बहन मार्टिन और ग्रेस के साथ एक अफ्रीकन कपल भी होता है और उस तस्वीर के पीछे उन दोनों के नाम भी लिखे होते हैं, पापा जस्टिफाई और मामा सिसील। कैरोलिन जब पूरे घर की सैर लेती है तो एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करती है कि पूरे घर में एक भी आईना नहीं होता है। और तो और ऊपर की मंजिल पे कैरोलिन को एक अजीब सा रूम दिखता है जहाँ से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, पर लाख कोशिश करने पर भी वो उस कमरे का ताला अपनी इस चाबी से नहीं खोल पाती। जब कैरोलिन ये बातें वायलेट से पूछती है तो वायलेट कहती है कि वो और बेन अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अब आईनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने घर के सारे आईने निकाल दिए हैं। पर अगर कैरोलिन को अपने रूम के लिए एक छोटा सा आईना चाहिए तो वो रख सकती है, लेकिन बाकी के घर में उन्हें कोई आईने नहीं चाहिए। और तो और वायलेट ये भी कहती है कि ऊपर के कमरे में कबाड़ भरा पड़ा है तो उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही दिन जब कैरोलिन बेन को बेड पे सुला रही होती है तो अचानक बेन कैरोलिन का हाथ बड़ी जोर से पकड़ लेता है और कैरोलिन जब बेन की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि बेन उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही वायलेट आती है तो बेन तुरंत ही कैरोलिन का हाथ छोड़ देता है। अब इन सारी बातों की वजह से कैरोलिन को बहुत ही अजीब फीलिंग आती है
और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वायलेट जरूर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी कैरोलिन वायलेट को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अपने काम से काम रखती है। कुछ दिन बाद रात को जब कैरोलिन सो रही होती है तो अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बेन के कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बेन अपने बिस्तर में है ही नहीं। खिड़की से देखने पर कैरोलिन ये देखकर चौंक जाती है कि बेन इस तूफान भरी रात में छत पे रेंगता हुआ जा रहा है। कैरोलिन बेन को वहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर बेन नहीं मानता और रेंगता हुआ छत से नीचे झाड़ियों में गिर जाता है, जैसे कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। कैरोलिन वायलेट को बुलाकर नीचे जाकर बेन को संभालने की कोशिश करती है, पर बेन कैरोलिन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करके भागने की कोशिश करता है, पर तुरंत ही वायलेट वहां आ जाती है और कैरोलिन को बेन के कमरे से व्हीलचेयर लाने के लिए कहती है। कैरोलिन जब बेन के कमरे में व्हीलचेयर लेने पहुंचती है तो उसे बिखरी हुई बेडशीट पर मिट्टी से कुछ लिखा हुआ मिलता है। कैरोलिन जब उस बेडशीट को उठाकर देखती है तो बेन ने उस पर मिट्टी से हेल्प मी लिखा हुआ होता है। कैरोलिन का शक अब यकीन में बदल जाता है कि वायलेट जरूर कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि ये बेडशीट के बारे में वायलेट को कुछ पता ना चले इसलिए वो इस बेडशीट को अपने कबर्ड में छुपा देती है और व्हीलचेयर लेकर नीचे जाती है। नीचे आकर कैरोलिन जब बेन को व्हीलचेयर में रखने की कोशिश करती है तो बेन कैरोलिन की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि वो कैरोलिन से कोई बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हो और अपनी जान की भीख मांग रहा हो, पर फिलहाल कैरोलिन कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह होने पर जब डॉक्टर घर पर आकर बेन का चेकअप करते हैं तब ल्यूक भी घर पे आता है और कैरोलिन उसे रात में हुए हादसे के बारे में बताती है। बेचारा ल्यूक ये सुनकर चौंक जाता है कि बेन छत से नीचे गिरा। तब कैरोलिन ल्यूक को अपने कमरे में वो बेडशीट दिखाने ले जाती है, पर सरप्राइजिंगली वो बेडशीट बिल्कुल साफ सुथरी होती है और उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ल्यूक कैरोलिन से पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, और कैरोलिन ल्यूक से कहती है कि जब से वो आई है तब से बेन की तरफ देखने पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो आंखों आंखों में उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वायलेट कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रही है। तो कैरोलिन ल्यूक से पूछती है कि क्या उसे भी कभी ऐसा फील हुआ है कि बेन उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। ल्यूक कंफ्यूज होकर कहता है कि उससे ऐसा कभी नहीं लगा, पर तभी वायलेट अचानक रूम में आ जाती है और उसका चेहरा देखकर यह पता चल जाता है कि कैरोलिन और ल्यूक का ऐसे एक साथ बैठना उसे जरा भी पसंद नहीं आया, और थोड़ी देर बाद ल्यूक वहां से चला जाता है। कैरोलिन को पता है कि बेन उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वायलेट को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जब दोपहर में वायलेट अपने काम में बिजी होती है तब कैरोलिन छुपके छुपा के घर की ऊपरी मंजिल के उस बंद पड़े कमरे की तरफ जाती है जहां से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी, क्योंकि उसे शक है कि वायलेट जो भी छुपाने की कोशिश कर रही है वो इस रूम से जुड़ा हुआ है, और अपने हेयर पिन से वो उस बंद पड़े कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर जाने पर पहले तो कैरोलिन को कुछ अजीब सी डरावनी चीजें दिखाई देती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कैरोलिन को एक फोटो एल्बम मिलता है और देखकर लगता है कि ये मार्टिन और ग्रेस, जो भाई बहन पहले यहाँ पर रहते थे, जिनसे वायलेट और बेन ने यह मकान खरीदा था, उनकी फैमिली फोटो है। और उनके उस फोटो एल्बम में कैरोलिन को मार्टिन और ग्रेस के साथ साथ उस अफ्रीकन कपल पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल की फोटो फिर से मिलती है। आगे थोड़ा देखने पर उसे कुछ अजीब सी ड्राइंग्स दिखती है और देखकर लगता है कि ये सब काले जादू का सामान है, जिसमें से एक कागज काले जादू के प्रोटेक्शन का होता है। और तो और कैरोलिन को वहां से एक पुराना बजने वाला रिकॉर्ड भी मिलता है जो कि किसी की बलि चढ़ाने के लिए होता है। इस अजीब से रिकॉर्ड को कैरोलिन अपने साथ लेकर चुपके से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। जब कैरोलिन उस रिकॉर्ड को सुनती है तो उसमें कुछ ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई इंसान कुछ मंत्र बोल रहा हो। कैरोलिन जब अपनी दोस्त को ये सब बातें बताती है तब उसकी दोस्त कैरोलिन को बताती है कि इस तरह के काले जादू को हुडू कहते हैं, और एक्चुअली जब तक आप इस काले जादू पर विश्वास नहीं करते, इस काले जादू का आप पर कोई असर नहीं होगा। तो अगर कोई इंसान इस हुडू पर विश्वास नहीं करता तो उस इंसान को इस काले जादू से डरने की कोई जरूरत नहीं। और जो लोग इस काले जादू को मानते हैं वो अपने दरवाजों के आगे ईंट से लकीर खींच देते हैं जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, और जो लोग उन्हें तकलीफ या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो लोग इस लकीर को पार नहीं कर सकते। कैरोलिन अपनी दोस्त को बताती है कि तब तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी भी जादू टोने पर विश्वास नहीं करती। दूसरी सुबह जब वायलेट बेन के कमरे में जाती है तो देखकर चौंक जाती है कि बेन के कमरे में एक आईना टंगा हुआ है जो किसी और ने नहीं पर कैरोलिन ने ही टंगाया है ताकि वो वायलेट का रिएक्शन देख सके। वायलेट तुरंत ही वो आईना निकाल देती है और एज एक्सपेक्टेड वायलेट बड़े गुस्से में कैरोलिन से कहती है कि उसने उसे पहले ही दिन समझा दिया था कि वो अपने कमरे में आईना लगाना चाहे तो लगा सकती है और उसे पूरे घर में और कहीं आईना नहीं चाहिए, तो उसने बेन के कमरे में यह आईना क्यों टंगाया।
कैरोलिन वायलेट से सीधे सीधे पूछ लेती है कि क्या इन आईनों का कनेक्शन किसी काले जादू से है, क्योंकि उसने ऊपर वाला रूम देखा हुआ है जिसमें सब जादू टोने की चीजें रखी हुई हैं। ये सुनकर वायलेट बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है कि उसे ऊपर वाले उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऊपर वाला कमरा किसी के लिए सेफ नहीं है। कैरोलिन वायलेट को बताती है कि वो ऐसे किसी काले जादू पर विश्वास नहीं करती और वायलेट को अब उसे ये बताना ही होगा कि एक्चुअली वो इन आईनों से और ऊपर वाले उस कमरे से इतना क्यों डरती है, और अगर नहीं बताया तो वो यहाँ से चली जाएगी। तब वायलेट बताती है कि कैरोलिन इस काले जादू पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो नहीं समझ पाएगी, पर उस ऊपर वाले कमरे की चीजों को हम ऐसे ही कहीं फेंक नहीं सकते, पर वो जैसे पड़ी है उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और वायलेट बताती है कि उनसे पहले जो भाई बहन मार्टिन और ग्रेस यहाँ पर रहते थे, उनका फादर मिस्टर थॉर्प एक रईस और जालिम इंसान था जो अपने नौकरों पर बस जुल्म उठाना जानता था, जिनमें पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल भी थे। पर थॉर्प ये नहीं जानता था कि पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल दोनों तांत्रिक थे जो कई शैतानी काले जादू जानते थे। और एक रात जब इस घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, तब पार्टी खत्म होने के बाद मार्टिन और ग्रेस कहीं नहीं मिल रहे थे, और तब किसी को ऊपर के इस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। और जब वो ऊपर गए तो देखा कि पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल मार्टिन और ग्रेस पर कोई काला जादू कर रहे थे। और तब गुस्से में आकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल को फांसी लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। मार्टिन और ग्रेस कहते रहे कि वो खुद उस कमरे में गए थे, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और क्योंकि मार्टिन और ग्रेस का फादर मिस्टर थॉर्प एक बहुत ही रईस इंसान था, इसलिए तुरंत ही मामला रफा दफा हो गया और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पर कुछ सालों बाद मिस्टर थॉर्प और उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली, जिसके कुछ सालों बाद भाई बहन मार्टिन और ग्रेस ये घर उन्हें बेचकर यहाँ से चले गए। जब वो लोग इस घर में आए तो मार्टिन और ग्रेस ने उन्हें नहीं बताया कि इस घर में एक भी आईना क्यों नहीं है, पर थोड़ा टाइम जाने पर वो लोग ये जान गए कि इस घर के आईनों में पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल की परछाइयां दिखती हैं। और बेन को जब हार्ट अटैक आया तब वो उसी ऊपर वाले कमरे में था। कैरोलिन कहती है कि आईनों में भूत दिखना ये कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि उसने इस घर के आईनों में कई बार देखा है और उसे तो कभी भी कोई भूत प्रेत या परछाई नजर नहीं आई। वायलेट कहती है कि कैरोलिन को सच्चाई जाननी थी तो उसने बता दी, अब उसे जो सोचना है वो सोच सकती है। एक दिन जब कैरोलिन बेन की देखभाल कर रही होती है तब वो नोटिस करती है कि बेन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, और बेन टुकड़ों टुकड़ों में एक एक शब्द बोलकर कहता है कि कैरोलिन को उसकी मदद करनी होगी और उसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। कैरोलिन बेन से पूछती है कि तुम किससे इतना डर रहे हो, और तभी वायलेट कमरे में आ जाती है और बेन वायलेट की तरफ इशारा करता है। तब कैरोलिन सोच में पड़ जाती है कि वायलेट ने ऐसा क्या किया है कि बेन उससे इतना डरता है। पर कैरोलिन को इतना पता था कि वायलेट ने जो भी किया है उसका ताल्लुक काले जादू से जरूर है। उस रात को सोने के बाद कैरोलिन को पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल का बड़ा ही भयानक सपना आता है, और कैरोलिन को उस रिकॉर्ड में बजने वाले अजीब से मंत्र भी अपने सपने में सुनाई देते हैं, और वो अचानक उठ जाती है। उठकर कैरोलिन जब टाइम चेक करने जाती है तो उसे अपने छोटे से आईने में एक अजीब सा साया दिखता है, और कैरोलिन जब आईने के पास जाकर देखती है तो उसे उस आईने में मामा सिसिल दिखती है और वो बहुत डर जाती है। सुबह उठकर कैरोलिन सोचने लगती है कि ये काले जादू वाले घर में रहना और इस काले जादू के बारे में इतना सोचने की वजह से कहीं ना कहीं वो इस काले जादू में विश्वास करने लगी है, और इसी वजह से उसे इतने भयानक सपने आ रहे हैं और उसकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। तो अच्छा होगा कि वो ये जगह छोड़कर चली जाए। पर तभी बेचारे बेन को देखकर उसे तरस आ जाता है और सोचती है कि वो बेन को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। कैरोलिन ल्यूक से मिलने जाती है और ल्यूक को ऊपर के कमरे की तस्वीरें बताती है और कहती है कि वायलेट बेन पर जरूर कुछ काला जादू कर रही है और अब उसका और बेन का उस घर में एक पल भी बिताना खतरनाक है। शुरू में ल्यूक कैरोलिन की इन बातों पर हंस देता है, पर फिर जब कैरोलिन जिद करती है तब ल्यूक कहता है कि वकील होने के नाते उसे इस चीज पर केस बनाने और वायलेट को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर देने और कैरोलिन को बेन की प्रोटेक्टिव कस्टडी देने में उसे 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। पर कैरोलिन कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, और ये कहकर वो चली जाती है। कैरोलिन आगे कोई भी स्टेप ले उससे पहले वो ये तय करना चाहती है कि एक्चुअली में वायलेट के इरादे सही है या नहीं, और घर जाकर कैरोलिन अपने रूम के दरवाजे पर ईंट से एक लकीर खींच देती है और उसे कारपेट से कवर कर देती है। तो अगर वायलेट कैरोलिन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहती होगी तो वो ये लकीर पार नहीं कर सकेगी, और ये लकीर कैरोलिन को वायलेट से बचाएगी। अब यहाँ पर ये चीज नोटिस करने वाली है कि वायलेट तो इस काले जादू पर विश्वास करती है, पर कैरोलिन जो पहले इस काले जादू पर विश्वास नहीं करती थी अब वो भी करने लगी थी। कैरोलिन अपने रूम में जाकर कई बहाने बनाकर वायलेट को अपने रूम में आने के लिए कहती है, और जैसे ही वायलेट रूम के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो दरवाजे पर ही रुक जाती है
और वायलट वो ईंट की लकीर पार नहीं कर पाती। डिनर के वक्त कैरोलिन वायलट के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है और कुछ देर बाद जब वायलट बेहोश हो जाती है तब सबसे पहले कैरोलिन वायलट की अलमारी चेक करती है, जिसमें से कैरोलिन को कुछ काले जादू की चीजें मिलती हैं और उसके खुद के बाल भी मिलते हैं जो शायद उसके सोते वक्त वायलट ने काटे होंगे। कैरोलिन बेन को लेकर नीचे आती है और कार में बिठाकर ले जाती है, पर आगे जाने पर कैरोलिन देखती है कि वायलट ने गेट पर ताला लगा दिया है और अपनी कार गेट पर क्रैश करने पर भी गेट नहीं खुलता और कैरोलिन की कार बंद पड़ जाती है। पर तब भी वायलट होश में आ जाती है और बाहर आकर बंदूक से गोलियां चलाने लगती है। कैरोलिन बेन को ले भी नहीं जा सकती थी और बेन को वायलट के हवाले भी नहीं छोड़ सकती थी। तब कैरोलिन बेन को पास की एक कोठरी में छुपा देती है और वायलट से छुपते छुपाते वहां से भाग जाती है। कैरोलिन देर रात ल्यूक के घर पहुंचती है और बताती है कि वायलट पागल हो गई है और उसने उसे मारने की भी कोशिश की। ल्यूक कहता है कि अब वायलट नहीं बच सकती और वो कैरोलिन को बिठाकर उसके लिए पानी लेने जाता है। पर तभी कैरोलिन को ल्यूक के डेस्क पर वायलट के घर की वो अजीब सी चाबी दिखती है। थोड़ा और देखने पर कैरोलिन को उसके खुद के कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ल्यूक उस पर नजर रख रहा था और उसकी जासूसी कर रहा था कि कैरोलिन कहाँ जाती है और किससे मिलती है। कैरोलिन ये सब कुछ भी समझ पाए उससे पहले ल्यूक अचानक पीछे से आकर कैरोलिन को बेहोश कर देता है। कैरोलिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि ल्यूक उसे कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा है, पर कहीं ना कहीं कैरोलिन को पता है कि ल्यूक उसे वायलट के घर वापस ले जा रहा है। ल्यूक कैरोलिन से कहता है कि उसे ये नई दुनिया जरा भी पसंद नहीं, उसे तो वो पुरानी दुनिया ही पसंद है। पर कैरोलिन को ये पता नहीं चल रहा था कि ल्यूक आखिरकार ये क्या बातें कर रहा है और आखिरकार वो वायलट का साथ क्यों दे रहा है। ल्यूक जब कैरोलिन को वायलट के घर वापस लाता है तो वायलट कैरोलिन को देखकर गुस्से में ल्यूक से कहती है कि ल्यूक को ख्याल रखना चाहिए कि कैरोलिन को एक भी खरोंच ना आए। इसके बाद वायलट ल्यूक को बताती है कि ऊपर का रूम उसने पूरा तैयार कर दिया है, पर कैरोलिन ने बेन को कहीं छुपा दिया है, तो जब तक बेन नहीं मिल जाता तब तक वो लोग कुछ भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेन बचकर निकल गया तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और कंफ्यूजन में कैरोलिन ल्यूक और वायलट को देखती ही रहती है। ल्यूक और वायलट कैरोलिन से जोर जबरदस्ती करके ये उगलवा लेते हैं कि उसने बेन को कहाँ छुपाया है और वायलट बेन को ढूंढ कर ले आती है। पर जब वो लोग कैरोलिन को ऊपर के रूम में ले जा रहे होते हैं तब कैरोलिन और वायलट के बीच हाथापाई हो जाती है और वायलट नीचे की मंजिल पर जाकर गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और ल्यूक वायलट को घायल देखकर गुस्सा हो जाता है। पर कैरोलिन तुरंत ही ऊपर की मंजिल में जाकर अपने आप को एक रूम में बंद करके लैंडलाइन फोन से पहले पुलिस को कॉल करती है और जल्द ही मदद के लिए बुलाती है। और फिर वो अपनी दोस्त को भी कॉल करके कहती है कि वो जल्दी वहां आ जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। पर जब तक कैरोलिन ये बात कर रही होती है तब तक वायलट को होश आ जाता है और वायलट लिफ्ट से ऊपर आ जाती है और ल्यूक फोन का वायर काट देता है। ल्यूक और वायलट जब रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कैरोलिन ऊपर के कमरे में चली जाती है और वो देखती है कि वायलट ने पूरा रूम तैयार कर दिया है ताकि वो अपना काला जादू परफॉर्म कर सके। अब कैरोलिन को वायलट और ल्यूक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन वाला काला जादू करके अपने आप को बचाए। और कैरोलिन जल्दी से उस कागज में लिखी सभी चीजें इकट्ठी करके उस कागज में लिखी सभी चीजें परफॉर्म करके अपने आप को प्रोटेक्शन सर्कल से घेर लेती है। पर तभी वायलट रेंगते हुए उस रूम के अंदर आ जाती है और कैरोलिन से कहती है कि कैरोलिन ने उसे धक्का देकर उसकी दोनों टांगे तो तोड़ दी है, पर यह दर्द कैरोलिन को ही सहना पड़ेगा। वायलट की बात को नजरअंदाज करके कैरोलिन वायलट से कहती है कि उसने अपने आप को इस सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन से घेर लिया है, तो अब वो लोग उसे छू भी नहीं सकते। वायलट कहती है कि जब से वो आई है तब से वो और ल्यूक इंतजार ही कर रहे हैं कि कब कैरोलिन काले जादू में विश्वास करने लगे और कब वो दोनों कैरोलिन पर ये काला जादू करे, क्योंकि अगर कोई इंसान इस काले जादू पर विश्वास नहीं करता तो उस पर इस काले जादू का कोई असर नहीं होता और ये काला जादू करने के लिए उसे कैरोलिन को छूने की कोई जरूरत नहीं है। और तब ल्यूक वो बलि चढ़ाने वाला रिकॉर्ड बजाने लगता है और वायलट कैरोलिन के आगे आईना लेकर खड़ी हो जाती है और कैरोलिन को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और कैरोलिन को उस आईने में मामा सिसिल, वो छोटी बच्ची ग्रेस और वायलट, इन तीनों की छवि दिखाई देती है और वो आईना आकर कैरोलिन से टकरा जाता है और कैरोलिन बेहोश हो जाती है। कैरोलिन जब होश में आती है तो सबसे पहले वो वायलट के पास पड़े लाइटर से सिगरेट जलाकर पीने लगती है और ल्यूक कैरोलिन से पूछता है कि सिसिल इस नई बॉडी में आकर कैसा लग रहा है। और तब हमें पता चलता है कि पार्टी की उस रात जब पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल मार्टिन और ग्रेस पर वो काला जादू कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आत्मा मार्टिन और ग्रेस की आत्मा से अदल बदल कर ली थी
मतलब कि पापा जस्टिफाई ने अपनी आत्मा उस छोटे बच्चे मार्टिन की बॉडी में डाल दी थी और मार्टिन की आत्मा पापा जस्टिफाई की बॉडी में आ गई थी और मामा सिसिल ने अपनी आत्मा उस छोटी बच्ची ग्रेस की बॉडी में डाल दी थी और ग्रेस की आत्मा मामा सिसिल की बॉडी में आ गई थी। इसके बाद जब मार्टिन और ग्रेस की बॉडी बूढ़ी हो गई तब उन्होंने यही काला जादू बेन और वायलेट के साथ किया। मतलब पापा जस्टिफाई ने अपनी आत्मा बेन की बॉडी में डाल दी और बेन की आत्मा बूढ़े मार्टिन की बॉडी में चली गई और मामा सिसिल ने अपनी आत्मा वायलेट की बॉडी में डाल दी और वायलेट की आत्मा बूढ़ी ग्रेस में चली गई। अब इतने सालों बाद बेन और वायलेट की बॉडी भी बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल को एक नौजवान बॉडी चाहिए थी। इसीलिए कैरोलिन के आने से पहले बेन और वायलेट, जिन्हें हम पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल भी कह सकते हैं, उन दोनों ने मिलकर ल्यूक पर पहले यह काला जादू किया था, जिसकी वजह से अब नौजवान ल्यूक की बॉडी में पापा जस्टिफाई की आत्मा आ गई थी और बूढ़े बेन के अंदर बेचारे ल्यूक की आत्मा थी। इसीलिए बेन इतना घबराया हुआ रहता था और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद वो दोनों वायलेट यानी कि मामा सिसिल के लिए एक नई बॉडी ढूंढ रहे थे और तब उन्हें कैरोलिन मिल गई और अब मामा सिसिल ने अपनी आत्मा वायलेट की बॉडी से कैरोलिन की बॉडी में डाल दी थी और कैरोलिन की आत्मा बूढ़ी वायलेट की बॉडी में चली गई थी, जो बुरी तरह घायल थी और उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। वायलेट की बॉडी में फंसी कैरोलिन जब होश में आती है तब सबसे पहले वो दर्द से चीखने लगती है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी आत्मा वायलेट की बॉडी में आ गई है और मामा सिसिल की आत्मा उसकी बॉडी में चली गई है और वायलेट की बॉडी में कैद कैरोलिन चिल्लाती है कि उसे यहाँ से बाहर निकालो, पर तभी उसे एक काढ़ा पिला दिया जाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है और वो बोल भी नहीं सकती। पुलिस और कैरोलिन की फ्रेंड के आने पर पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल यही कहते हैं कि उन्होंने वायलेट के लिए कॉल किया था क्योंकि वायलेट को बहुत बुरी तरह चोट आई है और बेन की तबीयत भी बिगड़ गई थी। और तो और अपनी आत्मा कैरोलिन की बॉडी में डालने से पहले मामा सिसिल ने यह घर और सारी प्रॉपर्टी कैरोलिन के नाम कर दी थी और एंड में वायलेट की बॉडी में फंसी कैरोलिन और बेन की बॉडी में फंसा ल्यूक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज ये एक्चुअली एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की स्टोरी और इसका एंड का जो सस्पेंस है वो सच में ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।